नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जिस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जितनी इंपॉर्टेंट आपकी वन लाइनर बुक्स आती हैं उनके नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम BS नेगी जी की जो बुक है नोट्स पब्लिकेशन की सिंगल वन लाइनर, उनके नोट्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कवर नहीं करते, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जितने उनसे पूछे जाने वाले आपके क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम यहीं पे कवर करते हुए चलते हैं। साथ साथ में जिन क्वेश्चन में आपके डाउट होते हैं हम कोशिश करते हैं उनको भी यहां पर क्लियर करते हुए चले। ये हमारा इस सीरीज का 34वां पार्ट है। अभी तक हमने 33 पार्ट में 1650 प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज की वीडियो में भी उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर को देखेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब और कहां से हुआ था? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको लेकर लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड में जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था थी इसे शुरू किया गया था 1959 में। डेट सहित याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को जो राजस्थान का नागौर जिला है, इस जिले से पंचायती राज की शुरुआत करी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ज्यादा डिटेल में जाएं तो किसके द्वारा शुरू की गई? जो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और कहां से किया? नागौर जिले का एक गांव था बगदरी गांव। ठीक है, अगर इतना डिटेल में तो नहीं आता, गांव का नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन जिले का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसको शुरू किया गया और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में इसको शुरू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यह संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 1993 में यह लागू हो गया था। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यह दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहीं पर याद रख लेना, जो नगर निकाय होते हैं जिसके अंदर आपके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत आते हैं, इनको किस संविधान संशोधन के तहत यहां पे संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इनको दिया गया 74वें संविधान संशोधन के तहत। इनको 73, इनको 74। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके कई सारे बनते हैं। जो ये 73वां संविधान संशोधन था, इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पूछा जाता है पंचायती राज से जुड़ी हुई अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची। ठीक है, जब इसे लागू किया गया, लागू कब किया गया इस संशोधन को? ये जो सुधार किया गया था ये लागू किया गया आपका 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। तो PV नरसिम्हा राव उस समय भारत के PM थे। चलिए नेक्स्ट है, एक और चीज आपको याद रखनी है। हमने बात करी इसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति ने सिफारिश करी थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए? यह सिफारिश करी थी जो LM सिंघवी समिति थी। ठीक है, LM सिंघवी समिति 1986 में बनाई गई थी और इसी समिति ने सिफारिश करी थी कि इनको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के तहत कितने विषयों को रखा गया है? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत किन किन विषयों को, कितने विषयों को यहां पर रखा गया है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपके 29 विषयों को रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। यह पूरी एक सूची है, आप इसको यहां पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की अवधि का प्रावधान है?
देखिए संविधान का जो आर्टिकल 243 है, 243 जो है ये पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। और इसका आपको पूछा जा रहा है कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है जो अवधि के बारे में बताता है कि जो पंचायत का काल होगा 5 साल के लिए होता है, किस आर्टिकल के तहत है? 243 के तहत पंचायतों की अवधि का प्रावधान यहां पर किया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ दिन पहले भी हमने देखे थे, ठीक है। 243 जो आर्टिकल है ये बताता है कि पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 243 में। जो पंचायत सदस्य होंगे उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए ये बताता है आर्टिकल 243 ठीक है। जो पंचायत के कार्य हैं, पंचायत के क्या क्या काम हैं ये बताता है आर्टिकल 243 ठीक है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा ये बताता है आर्टिकल 243 तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये एक पूरी लिस्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बताइए पंचायत के आर्टिकल 243 घ में क्या है, बी में क्या है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो का है, का से लेकर के आप नीचे तक ABCD वाइज चलते चले तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये मिल जाएंगे। चलिए, किस वर्ष पंचायती अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए पहले कितना आरक्षण था? 33%। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं और इसे कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया और यह किया गया मार्च 2008 में, ठीक है। यह क्वेश्चन भी बनता है जब महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूरी, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज का संबंध किससे है? देखिए पंचायती राज जो इसका संबंध है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण से है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि बताइए पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है। आप जानते हैं इसमें अलग अलग स्तर पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। 3 स्तर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू है, ठीक है। उत्तराखंड में भी कौन सी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं इसमें? सबसे पहला होता है और सबसे बड़े स्तर पर होता है जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है। मध्यम स्तर पर होता है आपका क्षेत्र पंचायत जो कि ब्लॉक स्तर पे होता है, और फिर होता है गांव के स्तर पर जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ये 3 स्तरीय है, ये आपको याद रखना है। शीर्ष कौन है? जिला पंचायत क्योंकि जिले के स्तर पर है, फिर आता है ब्लॉक और फिर आता है गांव। तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। एक और क्वेश्चन बनता है आपसे, ये जो त्रिस्तरीय लागू है भारत के अंदर, उत्तराखंड में भी, इसकी सिफारिश किसने करी थी कि पंचायती राज जो है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था ये लागू किसने करी थी? सिफारिश किसने करी थी? तो ये करी थी जो बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया गया था, ठीक है। इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन बने बताइए भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसको कहते हैं? यह कहा जाता है बलवंत राय मेहता को, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारत के अंदर, हमने ये तो बात कर ली पंचायती राज का वास्तुकार, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है लॉर्ड रिपन को। यह क्वेश्चन भी कई बार बना है क्योंकि उसी के काल में स्थानीय निकाय अधिनियम आया था और यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो रिपन को कहा जाता है, ठीक है। रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। किसने कहा था? यह आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था। नेक्स्ट है हमारा पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ठीक है। वोट देने की आयु 18 वर्ष है लेकिन जो चुनाव लड़ने की आयु है वो 21 वर्ष है। आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। उसी प्रकार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य ने अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया था?
तो उत्तराखंड राज्य ने अपना पंचायती राज अधिनियम ये लागू किया 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य के अंदर पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 4 अप्रैल 2016, और इसमें संशोधन किया गया 2019 में। दोनों याद रखने हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किस रीति से होता है? हमने 3 स्तरों की बात करी थी। 3 स्तरों में सबसे ऊपर है जिला पंचायत। इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव किया जाता है जनता के द्वारा। ठीक है, और जब जिला पंचायत सदस्य चुनकर आ जाते हैं तो वे सदस्य आपस में से किसी को अध्यक्ष बनाते हैं, वो फिर उनके लिए वोट करते हैं। ये सदस्य वोट करते हैं, डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती। लेकिन इनको चुना किसने है? जनता ने। तो इनडायरेक्टली जनता ही अध्यक्ष को चुन रही है। तो ये होगी आपकी अप्रत्यक्ष रीति। ठीक है, जहां पर जनता डायरेक्ट वोट करती है वो होती है प्रत्यक्ष रीति। ठीक है, जैसे नगर निगम के बारे में हम जब हम पढ़ेंगे तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है, जिसे मेयर कहा जाता है, मेयर का चुनाव जनता करती है। ठीक है, लेकिन जो उप मेयर होता है उसका चुनाव कौन करता है? उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, चलिए, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? तो जिला पंचायत जो होती है, इसका सचिव होता है मुख्य विकास अधिकारी, यानी सीडीओ होता है, जिसे हम चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, या फिर पंचायती राज अधिकारी होता है, या जिसे हम डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर भी कहते हैं, DPRO। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जिला पंचायत का सचिव होता है। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? अब हम दूसरे स्तर पर आ गए, क्षेत्र पंचायत। पहला स्तर है जिला पंचायत, दूसरे पे आता है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनकी न्यूनतम संख्या 20 होती है, और जो अधिकतम होती है ये 40 होती है। अगर किसी क्षेत्र पंचायत में जनसंख्या पर्वतीय की अगर हम बात करें, आपकी 25,000 है। ठीक है, तो यहां से आपके कम से कम 20 पंचायत सदस्य चुनकर आएंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी ये नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 25,000 या इससे कम है तो 20 चुनेंगे। मान लीजिए 26 हो जाएंगे तो यहां पर आप 21 कर देंगे। इस तरीके से ये नंबर बढ़ता हुआ जाएगा जनसंख्या बढ़ने के साथ, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं होगा। यह है पहाड़ों की या पर्वतों की बात। अगर मैदानी इलाकों में 50,000 जनसंख्या है तो आपके कितने सदस्य चुने जाएंगे? 20। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी ये नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए हमने कहा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 होती है, अधिकतम संख्या 40 होती है। ठीक है, अगर आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और उत्तराखंड के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो हमारे बन चुके हैं। एक में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था को, सारे फैक्टों को लेकर, सेंटर के भी और उत्तराखंड के भी, और एक में हमने सारे 1 लाइनर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं उनको कवर किया था। तो जो उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज है वहां पर आपको ये दोनों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आप इनको ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? देखिए, क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो होता है BDO। ठीक है, जो हम कहते हैं जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो क्षेत्र पंचायत का सचिव BDO होता है, और जो ग्राम पंचायत आएगी उसका सचिव VDO होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत में होता है, ये ब्लॉक स्तर पे होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम कितनी हो सकती है संख्या? ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 15। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए, जब उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम नहीं आया था तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते थे इनकी न्यूनतम संख्या 5 होती थी और अधिकतम संख्या 15 होती थी। ठीक है, न्यूनतम 5, अधिकतम 15। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम लागू है और इसके अनुसार उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या 7 हो सकती है और अधिकतम 15 हो सकती है। अधिकतम 15 ही है, लेकिन यह नंबर आपको याद रखना है कि अब कम से कम कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी ग्राम पंचायत में 1000 की जनसंख्या है, जैसा आप यहां पर इस चार्ट में देखते हैं, अगर 1000 की जनसंख्या है तो 7 सदस्य यहां से चुने जाएंगे। 1000 से 2000 है तो 9 चुने जाएंगे, 2 से अगर 3 है तो 11,
3 से अगर 5000 के बीच में जनसंख्या है उस ग्राम पंचायत की, वहां से 13 सदस्य चुने जाएंगे और 5000 से ज्यादा में आपके 15 आएंगे। तो ये नया डाटा आपको याद रखना है, 7 से 15 ये नया डाटा है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर निकायों से संबंधित है? तो नगर निकायों से संबंधित है भाग 9 का। ठीक है, जो भाग 9 है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जो भाग 9 का है ये आपके नगर निकायों से संबंधित है। नेक्स्ट है, नगर निकायों के तहत कितने विषयों को रखा गया है? जिस प्रकार जो ग्राम पंचायती थी या नगर आपकी क्षेत्र पंचायती थी, पंचायती राज व्यवस्था, उसके तहत 29 विषयों को रखा गया था, उसी प्रकार नगर निकायों के तहत 18 विषयों को रखा गया है। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, उत्तराखंड के अंदर नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत 1916 में हुई थी और यह क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, नगर निगमों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है मेयर या महापौर, इनको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती हैं, इनके अध्यक्ष को आमतौर पर चेयरमैन कहा जाता है। ठीक है, या नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है, लेकिन जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है इसे मेयर या महापौर कहा जाता है और मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, जो नगर यहां पर है आपका नगर निकाय व्यवस्था है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर है, उसी प्रकार नगर निकाय व्यवस्था भी आपकी 3 स्तरों पर है। कौन कौन सी? सबसे ऊपर होता है नगर निगम, बीच में होता है नगर पालिका और फिर होती है नगर पंचायत। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में 50,000 तक जनसंख्या है तो वहां पर आपकी नगर पंचायत बनेगी। 50,000 से अगर 1 लाख तक संख्या है जनसंख्या तो वहां पर आपकी नगर पालिका बनेगी, और अगर 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या है तो वहां पर नगर निगम बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद कौन सी है? देखिए, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका जो परिषद है ये आपकी मसूरी नगर पालिका है, जो कि 1842 में बनी थी। नेक्स्ट है, राज्य के किन नगर पंचायत में चुनाव नहीं होते हैं? तो राज्य के कौन सी नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर चुनाव नहीं होते हैं? तो ऐसी हैं 3 नगर पंचायत, एक है बद्रीनाथ नगर पंचायत, गंगोत्री और केदारनाथ। यहां पर चुनाव नहीं होते हैं, यहां पर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यहां से जो पंचायत सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करते हैं, चुनाव यहां पर नहीं होते हैं। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? निगम की बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड में 9 नगर निगम हैं। ठीक है, श्रीनगर लेटेस्ट बना है, 2021 दिसंबर में इसकी घोषणा हुई थी। वर्तमान में कितनी नगर पालिकाएं हैं? वर्तमान में अगर नगर पालिका की बात करें तो इनकी संख्या है 41। ठीक है, और अगर वर्तमान में नगर पंचायतों की बात करें तो इनकी संख्या 47 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पर 46 भी दिया गया है, लेकिन पहला रेफरेंस आप 47 को ही देंगे। ठीक है, तो 9 नगर निगम है, 41 नगर पालिका हैं और 47 आपकी नगर पंचायत हैं। नेक्स्ट है, तो ये हमने नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्रामीण पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, इनके क्वेश्चन को यहां पर कवर किया और मैंने कोशिश की आपको इनको आसान भाषा में समझाने का। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। एक और चीज फ्रेंड यहां पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए हम उत्तराखंड को अभी 2 तरीके से कवर कर रहे हैं। हम यहां पर वन लाइनर के रूप में भी कवर करते हुए चल रहे हैं, साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हुए चल रहा हूं। पूरा उत्तराखंड हम यहां पे कवर कर रहे हैं, साथ साथ में हम पूरे उत्तराखंड को एमसीक्यू के रूप में भी कवर कर रहे हैं, उसकी सीरीज भी हमारी साथ में चल रही है। ठीक है, तो उत्तराखंड 2 तरीके से चल रहा है। जीके के लिए आप जानते हैं हम इकोनॉमी को अभी चला रहे हैं और बहुत जल्दी आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री इनकी सीरीज शुरू होने वाली है, तो जीके भी आपका पूरा तरीके से कवर हो जाएगा। और पूरी कोशिश है कि अगले हफ्ते से आपकी हिंदी की सीरीज भी शुरू हो जाएगी, आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो कई सारे कमेंट आ रहे थे कि बीएस नेगी वाली सीरीज को आप जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी ये सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी और हिंदी की सीरीज भी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। जीके की चल रही है, उत्तराखंड की 2 चल रही हैं, आपका पूरा सिलेबस यहां पे अच्छे से कवर हो रहा है। तो आपको अगर हमारी किसी भी वीडियो से थोड़ा भी फायदा होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज किसने करी थी? देखिए, गढ़वाली शैली चित्रकला के जो चित्र थे इनकी खोज करने का जो श्रेय जाता है ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये मुकुंदी लाल को ही जाता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि मौलाराम किस शैली का चित्रकार था? गढ़वाली शैली का। ठीक है, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनकी खोज करी। मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है? तो मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है मोर प्रिय। ये आपको याद रखना, और इसमें इसने पक्षियों का अंकन किया है। गढ़वाली शैली चित्रकला का सूत्रपात किसे माना जाता है? तो देखिए, गढ़वाली शैली चित्रकला का सूत्रपात कर्ता ये माना जाता है हीरालाल को। हीरालाल कौन था? हीरालाल मौलाराम का दादा था। ठीक है, देखिए, जब 1658 में दारा शिको उत्तराखंड आता है, पृथ्वीराज जो हमारे पृथ्वीपति शाह थे उनकी शरण में आता है, उनके साथ दो चित्रकार आते हैं। एक आता है श्यामदास। ठीक है, श्यामदास का पुत्र होता है हरदास। ये दोनों उत्तराखंड आते हैं। ठीक है, इसी हरदास का पुत्र होता है हीरालाल, जिसे गढ़वाली शैली का सूत्रपात कर्ता माना जाता है। इस हीरालाल का पुत्र होता है मंगतराम, जिसका पुत्र होता है आगे जाकर मौलाराम। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछा जाता है। दंपत्ति चित्र में मौलाराम ने किस शासक और उनकी रानी का चित्र बनाया था? तो देखिए, जो दंपत्ति चित्र है इसमें मौलाराम ने प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का चित्र यहां पर बनाया था। कई बार पूछा जाएगा दंपत्ति चित्र किसका है, तो ये आपके प्रद्युमन शाह का है। बनाया किसने है? मौलाराम ने। मौलाराम द्वारा किस चित्र पर कविता भी लिखी गई है? तो किस चित्र पर उसने अपनी कविताएं भी लिखी है? तो चंद्रमुखी जो चित्र है मौलाराम का चित्र है, मौलाराम ने बनाया है और इस पर उसने कविताएं भी लिखी हैं। नेक्स्ट है हमारा गढ़ राजवंश काव्य किसकी रचना है? देखिए, जो गढ़ राजवंश काव्य है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है ये मौलाराम की रचना है। इसे मौलाराम कर देना इंपॉर्टेंट है। मौलाराम की श्रेष्ठ रचना है गढ़ राजवंश जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा मौलाराम की और इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे गढ़ गीता संग्राम किसकी रचना है? मौलाराम की। मनमत सागर, श्रीनगर दुर्दशा, ऋतु वर्णन, ये सारी रचनाएं मौलाराम की हैं। प्रसिद्ध चित्रकार चैतू और माणकू किसके दरबार में रहते थे? देखिए, जो चैतू और माणकू थे ये दोनों के दोनों सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त करी थी? तो कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त करी थी चैतू ने। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कृष्ण लीलाओं का चित्रण करने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो चैतू प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है 13 चित्रों की रुक्मणी हरण माला का चित्रांकन किसने किया था? तो जो रुक्मणी हरण चित्रांकन बनाया था, पूरी 13 चित्रों की एक सीरीज ये बनाई थी चैतू ने। और यहाँ जो ये चित्रांकन है रुक्मणी हरण का, ये किसकी रचना है? आपको पूछा जाएगा, आप बताएंगे चैतू की। और ये सीरीज अभी वर्तमान में जो वाराणसी में कला भवन है वहां पर रखी गई है। आंख मिचौली का रंगीन चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो आंख मिचौली नामक ये जो रंगीन चित्र है ये किसने बनाया? इसे बनाया माणकू ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? आप बताएंगे सुदर्शन शाह। दोनों के बारे में हमने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी यहां पर देखा। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है और इसका चित्रण किया था माणकू ने। मौलाराम कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? मौलाराम कला संग्रहालय ये आपके श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, बहुत बार आया है। मौलाराम की जो आर्ट गैलरी है कहाँ पर है? तो मौलाराम कला संग्रहालय श्रीनगर में ये स्थित है। ठीक है, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दोनों याद रखेंगे। ठीक है, वो कौन सा पमार शासक था या पमार राजकुमार था जो मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए श्रीनगर से टिहरी जाता था, टिहरी से श्रीनगर जाता था? तो वो थे आपके प्रीतम शाह। ठीक है, कौन जाते थे चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर? वो जाते थे प्रीतम शाह। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूयॉर्क संग्रहालय में किस चंद शासक का चित्र रखा गया है? तो न्यूयॉर्क संग्रहालय में बाज बहादुर चंद का चित्र यहां पर रखा गया है। ठीक है,
कुछ हमने संग्रहालय देखे, इनके अलावा दो हमने संग्रहालय देखे ऊपर, एक हमने मौलाराम चित्र संग्रहालय देखा, कलारत संग्रहालय जो कि आपके श्रीनगर में है, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी में है। इसके अलावा जो आपका मुकुंदीलाल संग्रहालय है, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल के नाम पर, ये आपके कोटद्वार में है, ठीक है, पूछा जा सकता है। गढ़वाली शैली पर मुकुंदीलाल द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं? तो गढ़वाली शैली के ऊपर बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तीनों का नाम आपको याद रखना है, तीनों रचनाएं बैरिस्टर मुकुंदीलाल की हैं, ठीक है। जो गढ़वाल पेंटिंग है, इसी नाम से अंग्रेजी में एक किताब लिखी गई है जिसको वी आर्चर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसने इंग्लिश में लिखा। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहाड़ी चित्रकला इस किताब को लिखा है किशोरी लाल वैद्य ने। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक की रचना किसने की है? तो यह जो किताब है गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ये रचना है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच की। राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो जो यह किताब है राजपूत पेंटिंग, ये रचना है डॉक्टर कुमार स्वामी की, पूछी जा चुकी है। पहाड़ी घसियारे चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो एक प्रसिद्ध चित्र है पहाड़ी घसियारे, इसे बनाया है रणवीर सिंह बिष्ट ने। पूछा जाता है रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला के क्षेत्र से इनका संबंध है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, किसी मांगलिक या धार्मिक अवसर पर देहरी लीपने को क्या कहा जाता है? तो देखिए, किसी मांगलिक या धार्मिक अवसर पर देहरी को लीपने को एपण या छिपण कहा जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, हमने इसी वीडियो में पहले हमने पंचायती राज से इंपॉर्टेंट वन लाइनर को कवर किया, फिर हमने जो उत्तराखंड की चित्रकला है उनको कवर किया, अब हम लोक चित्रों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक ही वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के फैक्ट आपको यहाँ पर मिल गए। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि एपण और छिपड़ कहा जाता है जब हम किसी भी मांगलिक अवसर पर जो देहरी होती है उसे लीपते हैं। इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे उत्तराखंड में इन्हें एपण कहते हैं, ठीक है, बंगाल में इनको अल्पना कहा जाता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र में इनको रंगोली कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है, ठीक है। तो उत्तराखंड में एपण, बंगाल में अल्पना और महाराष्ट्र में इनको रंगोली कहते हैं, मध्य प्रदेश में इनको मंडाना कहते हैं, ठीक है। तो कुछ अन्य नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, किसके नाम है? एपण के नाम है। रसोई घर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो रसोई घर की दीवारों पर जो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं इनको नाथ या टुपुक चित्र कहा जाता है, और ये क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। आरती की थाली में किया गया चित्रांकन को क्या कहा जाता है? तो आरती की थाली पर जो चित्र आदि बनाए जाते हैं इनको कहा जाता है शैली, आपको याद रखना है। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को क्या कहा जाता है? तो शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए शैव चित्रों को बनाया जाता है, ठीक है, जिन चित्रों को बनाया जाता है उन्हें शैव कहते हैं। मंडप पर बनाया गया चित्रांकन को क्या कहते हैं? तो मंडप पे जो चित्रांकन आदि बनाए जाते हैं उनको खोड़िया कहा जाता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रवेश द्वार पर विभिन्न रंगों से बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं मवाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट, कंडी, टोकरी आदि किससे बनाई जाती है? ये बनाए जाते हैं आपके रिंगाल के माध्यम से, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में पूछा गया है। मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी से बनी देवी देवताओं की जो रंगीन मूर्तियां होती हैं इनको डिकारे या डिकरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राज्य में चमड़े का कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? तो राज्य के अंदर जो चमड़े का कार्य करते हैं इनको बाड़ाई या शार्की कहा जाता है। नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो देखिए, नृत्य करते हुए शिव जी की मूर्ति नटराज मंदिर जागेश्वर से मिली है, यहीं पर यह मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा जो गोपेश्वर मंदिर है यहाँ पर भी शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति स्थापित है, ठीक है। शिव जी की संहारक मूर्ति कहाँ से मिली है? ये तो डांस करते हुए है, संहारक मूर्ति लाखा मंडल में है, ठीक है।
नेक्स्ट है, नंदा अष्टमी के पर्व पर नंदा सुनंदा की मूर्ति किससे बनाई जाती है? तो नंदा अष्टमी के पर्व पर जो नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाई जाती हैं ये केले के तने से बनाई जाती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, गणेश जी की किस स्थान से मिली मूर्ति पर दक्षिण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो गणेश जी की ऐसी कौन सी मूर्ति है जिस पर दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है? यह है लाखा मंडल में जो गणेश जी की मूर्ति है इसके ऊपर दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है। पूछा जा सकता है गणेश जी की कौन सी मूर्ति पर यह प्रभाव मिलता है या फिर गणेश जी की विशिष्ट मूर्ति कहां से मिली है, आप बताएंगे लाखा मंडल। यहां पर गणेश जी मोर के ऊपर बैठे हैं, उनके दोनों ओर दो दो मोर हैं, मूर्ति के 4 हाथ हैं, 6 सिर हैं, ये आपको याद रखना है। पूछा वैसे नहीं जाता लेकिन विशिष्ट मूर्ति है, दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने 34वां पार्ट यहाँ पे कवर किया और हम 16.5 से 1700 क्वेश्चन तक यहाँ पर पहुँच गए, यानी टोटल 1700 क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। सीरियल वाइज हम चले हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चले हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1700 से कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम अभी तक यहाँ पे कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।